दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने ये तय किया कि हमारे जो 14 जिले हैं उसके अंदर जो 280 मंडल हैं, उन 280 मंडल के अंदर जो हमारे 3,60,000 से ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके हम सम्मेलन करें। इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती कि पहले सम्मेलन का हमारा उद्घाटन हमारे देश की सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी कर रही हैं। मैं उनका आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सुषमा जी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लोकसभा के अंदर अगर कोई जनता की आवाज है तो वो सुषमा स्वराज जी हैं। आम आदमी की, गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की अगर कोई सबसे ज्यादा आवाज उठाती हैं तो वो हमारी सुषमा स्वराज जी हैं। सुषमा स्वराज जी हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, तो वो मेरी नेता सुषमा स्वराज जी हैं जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी। और आज दिल्ली के अंदर हम जिस तरह से देखते हैं, दिल्ली में हम जिस तरीके से देखते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं, उस समय के अंदर हमको ये लगता है कि हम लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है कि केंद्र और दिल्ली में ऐसा शासन हो जिसके अंदर महिलाओं की सुरक्षा सबसे अत्यंत जरूरी है। आज हमारे बीच के अंदर वे सम्मेलन का उद्घाटन करने आई हैं नारायणा के अंदर। ये नारायणा मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए जो मेरे सामने बैठे हुए हैं उनके लिए बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए। हम ताली बजाकर सब सुषमा स्वराज जी का अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, ये पार्टी टिकी किसके ऊपर हुई है? ये पार्टी धन बल के ऊपर नहीं टिकी हुई थी, ये पार्टी झूठे वायदों पे नहीं टिकी हुई थी। ये पार्टी टिकी हुई है या तो अपने काम से और या अपने नाम से, और अपने जो पार्टी टिकी हुई है अपने कार्यकर्ताओं से टिकी हुई है जाके। अभी पूरी दिल्ली के अंदर आप चले जाइए, जितनी भी पार्टियां हैं उनमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को खड़ा करने का दावा किया है। हमने कहा है हमारे 14 जिले हैं, हमने कहा है हमारे 14 जिलों के अंदर 280 मंडल हैं, और हमने कहा है 280 मंडलों के अंदर लगभग 11,763 हमारे बूथ हैं। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 10,000 बूथों के ऊपर हमारे 30-30 कार्यकर्ताओं की कॉपी हमारे पास भरकर आ गई है सुषमा जी। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का ये जो सम्मेलन है ये कोई पब्लिक जलसा नहीं है जाके। आज का सम्मेलन इसलिए है कि कार्यकर्ता को आगे क्या काम करना है जी। सबसे पहली चीज जो कार्यकर्ता की है उसको दूसरों का नहीं देखना है जी कि दूसरे क्या काम कर रहे हैं और क्या काम नहीं कर रहे। हर कार्यकर्ता को यह देखना है कि वो कार्य को किस तरह से पूर्ण कर रहा है और वो कार्य को कैसे काम कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है अनुशासन का, जो हमारी पार्टी का सबसे बड़ा स्लोगन है, सबसे बड़ा नारा है कि ये पार्टी विद ए डिफरेंस है। ये पार्टी वो है जो संगठित अनुशासित लोगों का एक संगठन है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि 2013 का चुनाव हमारे यहां दस्तक दे रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि इस चुनाव के अंदर एक एक कार्यकर्ता जो है वो अपना त्याग देगा, अपनी तपस्या करेगा और वो पार्टी के लिए काम करेगा। अगर आप लोग मेरे साथ इस बात के लिए वचनबद्ध हैं तो एक बार हाथ खड़े करके कहिए, हाँ, हम पूरा समय देकर काम करेंगे। और दोस्तों, हमें अपने मतभेदों को, हमें अपने विवादों को, हमें अपने और कुछ भी चीज हो उसको नवंबर तक हमको ठंडे बस्ते के अंदर डालना है जी। ये पार्टी बहुत बड़ी है और इस पार्टी के अंदर हमने ये तय किया है कि हम जब लोगों को लेके चलेंगे तो हम बूथ लेवल तक काम करेंगे जी। और जब हम बूथ लेवल तक काम करने की बात करते हैं तो हर कार्यकर्ता को कम से कम 10 मकान अपने जिम्मे जरूर करने हैं कि मैं इन 10 मकानों के 50 जो वोटर हैं उनकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा जी। इन 10 मकानों के 50 वोटर की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। यही सबसे बड़ा बूथ लेवल का काम होता है। मेरे पास कार्यकर्ता आते हैं, कहते हैं विजय जी हमको काम नहीं मिला। मैंने कहा तुम्हारे पास बहुत काम है, तुम 10 मकान छांटो और उसके कार्यकर्ताओं के, उसके वोटरों के बीच में, मतदाताओं के बीच में, जनता के बीच में ये चीजें रखो कि कांग्रेस के 15 साल के शासन के अंदर किस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ अन्याय किया गया है, किस तरीके से दिल्ली के अंदर गवर्नेंस नाम की चीज नहीं बची हुई है, किस तरह से दिल्ली के अंदर अराजकता फैली हुई है,
किस तरीके से पानी, बिजली, अनाधिकृत कॉलोनी, गांव और इन सब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर समस्याएं हैं। अगर मैं आपको एक एक समस्याएं गिनाना शुरू कर दूंगा तो बहुत बड़ा लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आज इस नारायणा मंडल के अंदर इसका जो विधायक है वो एक मंत्री है, और मंत्री होते हुए भी मैं आपसे पूछता हूं, बताइए नारायणा के इस मंडल के अंदर पानी की समस्या है या नहीं है? जो कहते हैं पानी की समस्या है वो हाथ खड़े करें जाकर। पूरा नारायणा के अंदर, मुझे अभी बता रहे थे आरपी सिंह जी, पूरे नारायणा के अंदर पानी नहीं देखने को मिलता है जाकर। 15 साल के अंदर अगर ये सरकार चाहती तो पानी दे सकती थी। सरकार दावा करती है 850 MGD पानी का, सच पूछिए तो इतना पानी नहीं है, और जितना पानी भी है उसकी वाटर मैनेजमेंट, उसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सही समय से, सही तरीके से नहीं हो रहा। मैं यह कहना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी, ये जो आधी दिल्ली प्यासी मर रही है, हम दिल्ली को प्यासी नहीं मरने देंगे। टैंकरों से नहीं बल्कि नलकों से पानी हम घर घर बसाएंगे, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। मैंने कहा था बिजली के बारे में कि बिजली के दाम लगातार सुरसा की तरह बढ़ते जा रहे हैं जाके। इसमें जब 24x7 24 घंटे इन्होंने कहा था बिजली देंगे, सस्ती बिजली देंगे। अगर आज मैं आपसे पूछूंगा तो आप सब लोग होंगे कि बिजली महंगी हो गई है, और अभी 45% बिजली जो है और बढ़ने वाले हैं दाम। ये सरकार चुनावों के कारण किसी तरीके से उसे रोक रही है, और अगर रोक भी पाई तो जिस दिन ये चुनाव खत्म होंगे, वोट डलेगी, उससे अगले दिन आप ये समझ लेना कि बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। हमने कहा है जिस दिन बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी उस दिन बिजली के दाम कितने प्रतिशत घट जाएंगे? 30% बिजली के दाम कम होंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, कल के अखबारों के अंदर बिजली कंपनियों ने स्वयं कहा है कि ये उपाय करने के ऊपर बिजली के दाम 30% कम हो सकते हैं। मैंने सिंपल सा फॉर्मूला रखा है, जिस तरीके से मोबाइल के रेट 1996 में कितने थे? 16 रुपए के दाम थे, और आज मोबाइल के रेट क्या हैं? इसलिए दाम है, एक एयरसेल, एक वोडाफोन, एक टाटा, एक रिलायंस, सब मोबाइल कंपनियों में जब कंपटीशन हो गया तो कंपटीशन होके 30 पैसे का रेट आ गया। उसी तरीके से जब टाटा में और रिलायंस में, BSCS के अंदर और BYPL के अंदर और NDPL के अंदर जब कंपटीशन होगा और 6 कंपनियां हम और लेकर आएंगे, तो सच मानिए इन कंपटीशन में बिजली के दाम बीजेपी जिस दिन सत्ता में आएगी 30% कम कर देगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, हमने कहा इस बात को लिए, गांव गांव तक हम पहुंचे हैं। आज तक किसी ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को किसी अनाधिकृत कॉलोनी में, किसी गांव के अंदर, किसी स्लम में, किसी झुग्गी झोंपड़ी में जाते हुए नहीं देखा होगा। उन्होंने कभी किसी को कीचड़ में चलते देखा नहीं होगा। उन्होंने कभी नहीं देखा होगा कि वो दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीती हैं। एक बार राजीव गांधी फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री और मैं साथ साथ खड़े थे, प्रश्न उत्तर चल रहा था, उनके सामने पानी का गिलास रखा हुआ था, तो उस समय उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली में पानी साफ और स्वच्छ आता है। मैंने उनको कहा, राजीव गांधी फाउंडेशन का प्रोग्राम था, मैंने मुख्यमंत्री को सबके सामने कहा, अगर ये जो सामने पानी रखा है, अगर ये पी के दिखा दें तो मैं मान लूंगा कि पानी स्वच्छ आता है। आप सच मानिए, मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस जल बोर्ड के वो पानी को पी जाती। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। वही पानी, गंदा पानी सारी दिल्ली के अंदर दिया जाता है। NCRT के अंदर उसको पी के लोग बीमार हो जाते हैं। दूसरी एक रजोकड़ी कॉलोनी के अंदर लोग बीमार हो जाते हैं। ऐसा पानी जो है वे यही सरकार दे सकती है। हमने वायदा किया है कि हम साफ सुथरा जो पानी देंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से बयान करती हैं उससे दिल्ली के अंदर लोगों के भय पैदा होते हैं, जाके भय पैदा होते हैं। उन्होंने ये बयान दे दिया कि दिल्ली में मेरी ही बेटी सुरक्षित नहीं है, मेरी ही बेटी सुरक्षित नहीं है। इससे हमारी माँ बहनों और सबको लगता है, जब ये मुख्यमंत्री कह रही है बेटी सुरक्षित नहीं है और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं ये, तो हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का क्या होगा। और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है, किंतु मुख्यमंत्री जो है फिर भी कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाई है। जिस दिन बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी उस दिन बीजेपी की सत्ता का इतना डर होगा, उसके कमिश्नर का इतना डर होगा अपराधियों के अंदर कि उनको ये लगेगा
कि भाई अगर हम पकड़े गए तो इनके राज में छूट नहीं पाएंगे और हर आदमी को सजा देंगे, तभी उस खौफ से इस कानून व्यवस्था को हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा जो है वो हमारा सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। पर इस मुद्दों को, जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो अनाधिकृत कॉलोनी क्या है और चाहे वो गांवों का मुद्दा है जिसके अंदर गांवों के अंदर सड़कें नहीं बनी हैं, चाहे वो मुद्दा स्लम्स का है, आज मैं उनको कहता हूं कांग्रेस को चुनौती देते हुए, आधी दिल्ली स्लम के क्षेत्रों में रह रही है, आधी दिल्ली जो है वो स्लम के क्षेत्रों में रह रही है। 40 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनी में हैं, 30 लाख लोग स्लम के अंदर हैं, 30 लाख लोग झुग्गी झोंपड़ी में हैं, 10 लाख लोग गांवों के अंदर हैं जहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है जी। हमने ये कहा है, हमने ये दावा किया है, जिस दिन बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी सरकारी अस्पताल यही 10-20 नहीं रहेंगे, हम और नए सरकारी अस्पताल बनाकर यहां पर खड़े होंगे जिसमें आम आदमी का जिसके अंदर इलाज होगा। इन्होंने 10-10 अस्पतालों की नींव रख दी, किंतु उसके अंदर एक भी वो ईंट जो है वो लगा नहीं पाएंगे, एक भी ईंट उसके अंदर लगा नहीं पाए, किंतु उसके उन्होंने शिलान्यास कर दिए। हमने कहा है हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ियां जितनी बनी हुई हैं, जिस दिन बीजेपी सत्ता में आएगी वो इनकी तरह झूठे वायदे नहीं करेगी कि राजीव रतन आवास योजना में गरीब लोगों से 3 लाख लोगों से 100-100 रुपए के फॉर्म भरवा लेंगे और उसके बाद उनको एक फ्लैट नहीं देंगे। जिस दिन बीजेपी सत्ता में आएगी, हमने कहा है, बीजेपी का है ऐलान, झुग्गी की जगह मकान, झुग्गी की जगह हम उनको फ्लैट बनाकर देंगे और हमारे वायदे नहीं है, हम उनको पूरा करना जानते हैं। जिस दिन बीजेपी सत्ता में आएगी उस दिन हमारे दिल्ली के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला मिलेगा। जिस समय मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, साहब सिंह जी थे, विजय कुमार मल्होत्रा जी थे, उस समय अगर 15 नए कॉलेज खोले थे तो वो हम लोगों ने खोले थे। आज 1,60,000 बच्चों ने 1,60,000 बच्चों ने दिल्ली से सीबीएसई का एग्जाम दिया है। चाहे वो हरियाणा से बचे हों, यूपी से आए हों या बिहार से हों, वो दिल्ली में बस गए तो दिल्ली के हैं। और उनमें से आपको जान के आश्चर्य होगा 10,000 दिल्ली के बच्चों को भी दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिला है। जिस दिन बीजेपी सत्ता में आएगी हम 4% का वेटेज, 4% का उन लोगों को छूट देंगे जिन्होंने दिल्ली से सीबीएसई पास की है, तो आपके बच्चों का दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में होगा, नहीं तो आपके नोएडा और गुड़गांव के अंदर होंगे। हमने कहा है जिस दिन हम सत्ता के अंदर आएंगे हम स्लम को मालिकाना हक देंगे। स्लम वाले वर्षों से अपने मालिकाना हक के लिए तरस रहे हैं, गवर्नमेंट उनके अंदर किसी तरह की मेंटेनेंस नहीं कर रही है। हमने कहा है हम जिस दिन सत्ता के अंदर आएंगे हम लोगों को लिए नए कॉलेज, नए यूनिवर्सिटीज को हम खोलेंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़े एजेंडे हैं। जाके दिल्ली के अंदर अगर आपको ठीक व्यवस्था करनी है तो 5 साल की प्लानिंग नहीं, 20 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी जी। 20 साल बाद दिल्ली को कितनी सड़क चाहिए, 20 साल बाद दिल्ली को कितना पानी चाहिए, 20 साल बाद दिल्ली को कितनी बिजली चाहिए, 20 साल बाद कितने स्कूल, कितने कॉलेज और कितनी यूनिवर्सिटी चाहिए, 20 साल के बाद कितने पार्क होंगे, कितनी चौड़ी सड़कें होंगी, 20 साल बाद ट्रैफिक जैम्स का क्या हाल होगा, इसका विचार आज हम लोगों को करना पड़ेगा जी, आज हम लोगों को करना पड़ेगा जी। और अगर हम आज लोगों का विचार करेंगे तो हमें घर घर जाकर कार्यकर्ता को ये बताना पड़ेगा जी, घर घर जाके कार्यकर्ताओं को ये मुद्दे बताने पड़ेंगे। कई बार जब हम वोट मांगने के लिए जाते हैं तो हम एक पैम्फलेट देते हैं, घंटी बजाते हैं और उनको घंटी बजाकर हम कहते हैं जी हमें वोट दे देना। केवल इससे काम नहीं चलेगा, आपको एक एक घर के अंदर, आज हमारे पास इतना समय है, एक एक घर में जाकर आपको उनको समझाना पड़ेगा कि बहन जी इस बार जो वोट है कांग्रेस को नहीं देना किसी भी हालत के अंदर। छोटी मोटी पार्टियों की हमको चिंता नहीं है जी, क्योंकि आज लोग अपने वोट को खराब नहीं करना चाहते जी। हमारा मुकाबला कांग्रेस से है और हमने कहा है कि कांग्रेस की सरकार को अगर कोई बदल सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी बदल सकती है, कोई और बदल नहीं सकता। इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आज आप देखते हैं कि गरीब बच्चों के 15 लाख, गरीब माता पिताओं के 15 लाख बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं जी, 15 लाख बच्चे पढ़ते हैं जी। बच्चों को बिना पढ़ाए पास किया जा रहा है। माता पिता सोचते हैं कोई बात नहीं, बच्चे को 10वीं का सर्टिफिकेट मिल गया, ये तो मेरा 10वीं का हो गया। किंतु एक माँ गई टीचर के पास
तूने इसको 8वीं में पास कर दिया, इसको तो नाम भी लिखना नहीं आता अपना। यहाँ बहन जियां बैठी हैं, आपके बच्चे किसी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? अरे हाथ खड़ा करो जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो शर्माने की क्या बात है जी। तो सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री कहती हैं कि भाई मेरे को नहीं पता, अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, तो टीचर कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ रहा है, इनको पास करे जाओ। तो बिना पढ़ाए उनको पास किया जा रहा है। 40% बच्चे सिर्फ स्कूलों के अंदर आ रहे हैं जाकर। ऐसी पढ़ाई से सरकारी स्कूलों में फायदा नहीं होने वाला जी, और लोग मजबूरी के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाते हैं जी। पहली कांग्रेस की यह सरकार है, मुख्यमंत्री है, जो जितने धोखे कर रहे हैं वो गरीब लोगों के साथ धोखे कर रहे हैं। 3 लाख अगर इन्होंने फॉर्म बांट दिए राजीव रतन आवास योजना के, तो वो गरीब बच्चों ने 100 रुपए के फॉर्म भरे थे, गरीब लोगों ने 100 रुपए के फॉर्म भरे थे, उनको फ्लैट नहीं दिया जाके। अभी फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आ रही हैं कि भाई हम 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देंगे। मैं अगर यहां हाथ खड़े करूं कि कितने लोगों के राशन कार्ड बने हैं, तो दिल्ली के अंदर 3 लाख लोगों को भी 2 करोड़ में से राशन कार्ड से राशन नहीं मिलता है। जो गरीब आदमी है उसको गैस जो है 120, जो गैस है उसको 120 रुपए किलो खरीदनी पड़ती है, और उसको 9 सिलेंडर भी नहीं मिलते हैं जी। जिनको 9 सिलेंडर मिलते हैं उनको 25 रुपए किलो गैस मिल रही है, किंतु जो गरीब लोग हैं उनको 4 किलो का जो सिलेंडर है वो 120 केजी के हिसाब से उनको खरीदना पड़ता है जी। ये भी गरीब लोगों के साथ धोखा है जी। अनाधिकृत कॉलोनियों में जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट दिए, वो भी गरीब लोगों के साथ धोखा किया। आज तक वो कॉलोनियां नियमित नहीं हुई, सिर्फ कागजों पे नियमित करने की बात करती हैं। उन कॉलोनियों के अंदर आज भी खरीद बेच, रजिस्ट्री, लोन, इस चीज की सुविधा नहीं है। किंतु मुख्यमंत्री अब फूड सिक्योरिटी बिल ला रही हैं, उससे पहले अन्नश्री योजना लाई थी, उसके भी 600 रुपए लोगों तक पहुंच नहीं रहे नहीं। तो सवाल यह है कि जब आपका राशन बांटने का सिस्टम ही ठीक नहीं है, जब आपका राशन बांटने का सिस्टम ठीक नहीं है, तो आप ये जो अनाज आएगा ये सिर्फ चुनावों तक बांटेंगी, उसके बाद ये सारा अनाज ब्लैक मार्केट के अंदर जाकर बिकेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे आज अपील करना चाहता हूं इस सम्मेलन के माध्यम से कि हमारा तो जो भी है वो कार्यकर्ता है, और इसीलिए मैंने कहा है सबसे पहले कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। सुषमा बहन जी, मैंने कार्यकर्ता सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं को कहा है कि हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नाते नहीं खड़े, किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई अपनी घरेलू प्रॉब्लम भी होगी तो विजय गोयल के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। ये मैंने आप लोगों के सामने हमेशा कहा है। किसी कार्यकर्ता के बच्चे की नौकरी नहीं लगी है और हमारा मजबूत कार्यकर्ता है वो, उसकी नौकरी लगवाना भी ये आज अध्यक्ष होने के नाते और जो हमारा बीजेपी की टीम है उनका कर्तव्य है कि हम उस कार्यकर्ता की नौकरी लगाएं। किसी एक कार्यकर्ता के ऊपर मुसीबत आएगी, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी हो, ये हमारा नियम है और ऐसा नहीं है हमने किया नहीं है। पिछले दिनों एक कार्यकर्ता को हमारे एक इंस्पेक्टर ने किसी केस के अंदर फंसा दिया। हमने उस इंस्पेक्टर को फोन किया कि आपने इसको किसी केस के अंदर फंसाया है। उसने कहा मुझे फोन आया है। तो मैंने कहा वो जिसने फोन किया उसको बताओ जिसने शिकायत की है। कहने लगा उसका नंबर मेरे पास नहीं है। मैंने उनको कहा 24 घंटे के अंदर अगर आपने हमारे कार्यकर्ता से माफी नहीं मांगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तुम्हारे थाने का घेराव कर लेंगे। और सच पूछिए 24 घंटे में उसका फोन आ गया कि मेरे से गलती हुई है, दोबारा ये गलती नहीं होगी। ये कार्यकर्ताओं आपका दम है जाकर, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे पीछे आप लोग खड़े हैं। हमारे ही नेता नगर निगम के बीबी त्यागी के ऊपर केस बना दिया गया, किंतु जो वालिया थे, अशोक वालिया, कांग्रेस के मंत्री, उनके ऊपर केस नहीं बना। मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन किया था, पुलिस कमिश्नर साहब आपने हमारे नेता के ऊपर फोन बना दिया, इनके ऊपर नहीं किया, आप 24 घंटे में हमें जवाब देंगे? उसने कहा जी मैं 48 घंटे के अंदर आपको जवाब देता हूं। मैंने कहा मैं आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग बनाकर भेज रहा हूं जी। उसके बाद 48 घंटे तक का कमिश्नर का फोन नहीं आया। उस दिन हमारे यहाँ जिला अध्यक्षों की मीटिंग चल रही थी, बब्बर साहब उस मीटिंग के अंदर बैठे थे। मैंने वहीं से नीरज कुमार जी को फोन किया कि आपने कहा था कि भाई कांग्रेस के नेता के ऊपर, मंत्री के ऊपर केस बनेगा, आपने बनाया नहीं। उसने कहा गोयल साहब मैं आपको 5 मिनट में जवाब देता हूं। 5 मिनट बाद उसका जवाब आ गया कि गोयल साहब कांग्रेस के मंत्री अशोक वालिया के खिलाफ मैंने केस बना दिया है जाके। ये आप लोगों की ताकत है जाके। जब मैं प्रदर्शन करने जाता हूं तो मुझको वो एसएचओ रोक देता है, आप आगे नहीं जाएंगे। मैं कहता मैं जाऊंगा, कहते आप आगे नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं मैं जाऊंगा, तो कहते हैं नहीं जाएंगे। तो मैं देखता हूं मेरे पीछे 100 कार्यकर्ता हैं, इसलिए एसएचओ मेरे को बोलता है। किंतु जिस दिन मेरे पीछे 10,000 कार्यकर्ता खड़ा होता है
उस दिन मैं कहता हूं मैं यहां से जाऊंगा, वो कहते हैं जाओ ना गोयल साहब, मैं आपको रोक कहां से रहा हूं जाके जी। ये आप कार्यकर्ताओं की ताकत है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता बंधुओं, इस चुनाव को 15 साल से कांग्रेस का शासन है, किंतु इस चुनाव को हम लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ, इसमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, घर घर के अंदर जाना है। और मैं समझता हूं जब हम घर घर के अंदर जाएंगे तो जनता तैयार बैठी है कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करने के लिए। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वे सिर्फ होर्डिंग के ऊपर अपने प्रचार करके सिर्फ ये करना चाहते हैं, होर्डिंग पे प्रचार करके अपने कामों को गिनवाना चाहते हैं, किंतु जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता उनको काले झंडे दिखाती है। एक बार हाथ खड़े करके आप जोर से नारा लगा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा मेरे कार्यकर्ता समूह है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की हमारी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती, डिगा तो सकती हैं बुझा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।